बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी जिंदगी का ये आखिरी गाना फिल्म आस पास के लिए गाया। उस गाने की रिकॉर्डिंग के चंद ही घंटे गुजरे थे कि शहंशाह तरन्नुम की जिंदगी की सातें पूरी हो गईं। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और बावजूद कोशिश किए वो बच न पाए। 31 जुलाई 1980 को 10:25 पर वो इस दुनिया से रुखसत हुए। हुकूमत हिंद ने उनकी मौत पर 2 रोजा अवामी शोक का ऐलान किया था। बरसीर के अजीम गुलकार और मौसीकी की दुनिया के ताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी गायकी का ऐसा हुनर लेकर पैदा हुए जो कुदरत किसी किसी को अता करती है। शुरू के इस बादशाह को अपने पुरस्कारों से जुदा हुए अरसा दराज बीत चुका है, मगर वो अपनी आवाज के जरिए आज भी लाखों चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। 24 दिसंबर 1924 को ये दरवेश सिफत गुलकार पैदा तो कोटला सुल्तान सिंह में हुआ, मगर उसने अपना बचपन दाता की नगरी के मारूफ मोहल्ले भाटी गेट की गलियों में गुजारा। वो हर रोज शहर के सबसे बड़े लारस गार्डन जाकर अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाते थे। उस नौजवान की मधुर आवाज जब फिजा में गूंजती तो लोग उसकी जानब खींचे चले आते थे। मोहम्मद रफ़ी ने अपने आबाई मोहल्ले के जिन थड़ों पर बैठकर गुलकारी के फन सीखे वो आज भी उनको याद करते हैं। मोहम्मद रफ़ी 17 बरस की उम्र में मुंबई चले गए, लेकिन लाहौर शहर के दरो दीवार पर अब तक उनकी यादों के नक्श मौजूद हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल बटन दबाना हरगिज न भूलें। मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। उनकी वालदा का नाम अल्लाह रखी और वालिद का नाम हाजी अली मोहम्मद था। हाजी अली मोहम्मद के घर 6 बेटों मोहम्मद शफी, मोहम्मद दीन, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद सिद्दीक और 2 बेटियों चिराग बीबी और रेशमा बीबी ने जन्म लिया। मोहम्मद रफ़ी को घर में सब लाड प्यार की वजह से फीकू के नाम से बुलाते थे। मोहम्मद रफ़ी को बचपन ही से गाने में दिलचस्पी थी। कहा जाता है कि बचपन में उनके गाँव एक फकीर आया करता था जो गीत गाते हुए गुजर जाता था। रफ़ी उसके गीत सुनते हुए उसके पीछे बहुत दूर तक निकल जाया करता था और जब लौट कर आता तो वही गाना फिर सबको सुनाता था। रफ़ी के वालिद 1935 में लाहौर चले आए और भाटी गेट के नूर मोहल्ला में एक हजामत की दुकान खोल ली। वो दुकान पर रफ़ी को भी अपने साथ ले जाते थे। रफ़ी अपने सैलून में हजामत बनाते हुए गुनगुनाते रहते थे। गायकी उनका कोई खानदानी पस मंजर नहीं था, वो ताई और पेशे के नाई थे। बस कुदरत ने अच्छी आवाज दी थी और वो अपने सैलून में शौकिया गाते थे। कहा जाता है कि एक रोज कुंदन लाल सहगल का प्रोग्राम था और उन्हें सुनने के लिए सैकड़ों का मजमा जमा था, मगर बिजली फेल होने की वजह से सहगल ने गाने से इनकार कर दिया। उसी वक्त रफ़ी के बड़े भाई मोहम्मद दीन ने कहा कि उसका भाई रफ़ी अच्छे तरीके से गा सकता है, लिहाजा उसे भी गाने का मौका दिया जाए। मजमे की नाराजगी को देखते हुए रफ़ी को गाने का मौका दिया गया। 13 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर पहला गाना गाया। उसी प्रोग्राम में श्याम सुंदर भी मौजूद थे। उन्होंने एक जौहरी की तरह रफ़ी को परख लिया और उन्हें मुंबई आने की दावत दी। रफ़ी ने लाहौर रेडियो से अपने नगमों के सफर की इब्तिदा की और इसी साल लाहौर में बनने वाली एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में ज़ीनत बेगम के साथ 1-2 गाना गाने का मौका भी मिला। फिर अचानक एक दिन रफ़ी ने अपने बड़े भाई मोहम्मद दीन, जिसे फिल्मी दुनिया में हमीद भाई के नाम से जाना जाता है, उसके साथ मुंबई की तरफ रखते सफर बांधा और भिंडी बाजार जैसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में एक 10 बाई 10 के कमरे में रहने लगे। आखिर एक दिन शायर तनवीर नकवी ने मोहम्मद रफ़ी को फिल्म प्रोड्यूसर अब्दुल रशीद कारदार, महबूब खान और एक्टर डायरेक्टर नजीर से मिलवाया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मोहम्मद रफ़ी को ब्रेक थ्रू दिलाने में नगमा निगार तनवीर नकवी का बहुत बड़ा हाथ है। रफ़ी साहब के लिए सबसे बेहतरीन मौका ये था कि उन दिनों श्याम सुंदर भी मुंबई में थे, जिसकी फिल्म गुल बलोच के लिए उन्होंने ज़ीनत बेगम के साथ मिलकर गाना गाया था। रफ़ी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ खूब आओ भगत की बल्कि अपनी फिल्म गाँव की गोरी के लिए गाने भी रिकॉर्ड करवाए। मोहम्मद रफ़ी को शोहरत फिल्म जुगनू से हासिल हुई, जिसके हीरो दिलीप कुमार और हीरोइन नूर जहां थी। 50, 60 और 70 के अशरे में रफ़ी साहब बामे अरूज पर थे। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज किसी नेमत से कम न थी। वक्त के नामवर मौसीकारों ने उनकी आवाज को कुदरत का अनमोल अतिया जानकर अपनी लाजवाब धुनों में डाला। अदाकार संजीदा हो या मज़ाहिया, अगर रफ़ी की आवाज हो तो फिल्म साज का आधा काम तो आसान हो जाता था। मोहम्मद रफ़ी के गीत ऐसे होते थे यूं लगता था कि अदाकार खुद गा रहा है, इसीलिए उसे शहंशाह तरन्नुम के खिताब से
بھی نوازا گیا۔ ویسے تو محمد رفیع کے یادگار گانوں کی تعداد بلا شبہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ 3 دہائیوں سے زیادہ طویل کیریئر کے دوران انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ محمد رفیع کا ایک ایسا گانا بھی تھا جسے گاتے ہوئے اس کے گلے سے خون بہنے لگا تھا۔ اس گانے کے بول تھے او دنیا کے رکھوالے، جسے موسیقار نشاد علی نے کمپوز کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نشاد علی نے گانے کے آخری سروں کے لیے محمد رفیع پر بہت زیادہ زور دیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی ووکل کورڈ سے جریان خون شروع ہو گیا اور انہوں نے خون تھوکا۔ اس گانے کے نتیجے میں ان کا گلا اتنا متاثر ہوا کہ وہ 10 روز تک گا نہیں سکے تھے۔ نشاد علی نے کئی سال بعد اس حوالے سے بتایا کہ میں رفیع کی آواز کی رینج کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس گانے کے متعلق ایک اور واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مجرم کو پھانسی کی سزا دی جانی تھی۔ جب اس سے آخری خواہش کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کھانے یا رشتہ دار سے ملاقات کی بجائے کہا کہ وہ محمد رفیع کا گانا او دنیا کے رکھوالے مرنے سے پہلے سننا چاہتا ہے۔ جیل حکام اس کی خواہش کے بارے میں جان کر دنگ رہ گئے اور اسے پورا کرنے کے لیے ٹیپ ریکارڈر پر اس گانے کو قیدی کو سنایا گیا۔ محمد رفیع نے اپنی پہلی شادی اپنی کزن بشیرہ بی بی سے کی تھی، جس سے ان کے ہاں ایک بچہ محمد سعید پیدا ہوا۔ انہی دنوں بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا اور بشیرہ بی بی کے والدین کو انڈیا میں شہید کر دیا گیا، تو بشیرہ بی بی ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان آ گئیں۔ محمد رفیع نے دوسری شادی بلقیس بانو سے کر لی، جس سے ان کے ہاں 3 بیٹوں خالد، حامد، شاہد اور 3 بیٹیوں پروین، نسرین اور یاسمین نے جنم لیا۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ محمد رفیع کا جس دن انتقال ہوا اس دن بھی وہ چاہتے تھے کہ گانے کی ریہرسل ہو سکے۔ سبھی نے رفیع صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ کچھ دیر آرام کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس طرح ان کی طبیعت آہستہ آہستہ بگڑنے لگی۔ ان کو ہاسپٹل تو لے جایا گیا مگر اوپر والے کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 31 جولائی 1980 وہ دن لے کر آیا جس دن محمد رفیع صاحب یہ دنیا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ ان کی وفات کے 18 سال بعد 4 مارچ 1998 کو ان کی بیوی بلقیس بانو کا بھی انتقال ہو گیا۔